वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज के हिंदू एनालिसिस के साथ अन अकेडमी उदय पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवदीप। सो लेट्स स्टार्ट। डेट आप देख सकते हैं गाइस, आज 11 सितंबर। ओके, दीज आर द टॉप न्यूज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज की जो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अगर आप न्यूज चैनल्स देख रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे देयर आर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन इम्फाल, स्टूडेंट वर्सेस कॉप्स। जो कर्फ्यू में वहां पर रिलैक्सेशन दी गई थी, उस रिलैक्सेशन को हटा दिया गया। सो आज पूरा दिन न्यूज में आप यही देखेंगे। द सेम हैज बीन कवर्ड बाय द हिंदू ऑन द फ्रंट पेज। ओके, सेम चीज को कवर किया गया। स्टूडेंट्स इन इम्फाल डिफाई कर्फ्यू, क्लैश विद पुलिस। अब स्टूडेंट्स ने कुछ डिमांड्स की हुई है। पहली डिमांड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एमएलएज है वो रिजाइन कर दें मॉरल ग्राउंड पे। दे आर आस्किंग देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो इतने टाइम से मणिपुर में हालात बने हुए हैं, सो स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि एमएलएज रिजाइन करें। नंबर 2, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंह हटा दिया जाए। तीसरा, स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह को भी हटा दिया जाए। 3 मेजर डिमांड्स स्टूडेंट्स ने रखी हुई है। एमएलएस का रिजिग्नेशन, डीजीपी राजीव सिंह का रिमूवल, और जो नए वहां पर सिक्योरिटी, स्टेट के सिक्योरिटी एडवाइजर है कुलदीप सिंह, इनको रिमूव किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आज तक पे न्यूज देख के आ रहा हूं। प्रोटेस्ट काफी ज्यादा, क्लैशेस बढ़ रही हैं। ओके, तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स मूव, बट दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोलकाता केस, जो इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उस केस में अभी भी जो डॉक्टर्स हैं, डिस्पाइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर्स को कि वी विल लुक इनटू इट। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जस्टिस दूंगा, पर स्टिल डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो चल रही है। ओके, सो दे आर स्टिल ऑन। ये भी इशू जो है, इससे वंस फॉर ऑल एड्रेस करने के लेवल पे पहुंच चुका है। अभी हमने देखा जो ममता बनर्जी ने जो रेप लॉ बनाया था, जो उनके एंटी रेप लॉ जो उनके असेंबली में पास किया ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, उसमें काफी सारे लूप होल्स है एंड वो फेल हुआ डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल थे, एक्स प्रिंसिपल थे हॉस्पिटल के, उनके जैसे जैसे एसेट्स कन्फिस्टिकेट हो रहे हैं तो एक वाइडर एंगल सामने आ रहा है। तो दिस इज द अनदर न्यूज। अब इजराइल ने कल 2 स्ट्राइक्स किए। पहली स्ट्राइक इजराइल ने सीरिया में की। दूसरी स्ट्राइक इजराइल ने कल गाजा में की। और ये गाजा क्या ह्यूमैनिटेरियन जोन है, जहां पर मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजीज, फलस्तीनी रिफ्यूजीज जहां पर रहते हैं। इस स्ट्राइक में 40 पीपल्स की डेथ हो गई है। कल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का भी एक बयान सामने आता है। उनका यह कहना है कि शायद 2 से 3 हफ्ते के लिए हम लोग एक पीस में चले जाएं, बोथ साइड्स, और सारे के सारे रिफ्यूजीज को हम वापस ले आएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में देयर इज ए पीस इन द रीजन, बट इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना है कि ये पीस तब तक है जब तक हमारे रिफ्यूजी, हमारे जो लोग हैं जिन्हें किडनैप किया गया है बाय द हमास, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। एक बार इजराइल कहता है हमारे लोग वापस आ गए, वी विल अगेन रिटेलिएट। सो वी सी हाउ द थिंग्स मूव। मैप देखेंगे आप, दिस इज इजराइल और यहां पर ये गाजा है, गाजा स्ट्रिप।
इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन रिफ्यूजी सेंटर कहा जाता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक और यहां पर आप देख रहे हैं गोलन हाइट्स। तो कल इजराइल ने 2 अटैक्स किए, पहला अटैक यहां पर और यहां पे आप सीरिया देख रहे हैं, दूसरा अटैक यहां पर किया हुआ। अभी वाली न्यूज में मैं कवर कर रहा हूं ये गाजा वाला अटैक जिसमें 40 पीपल हैव किल्ड। अनफॉर्चुनेटली द टॉल कैन बी हायर, ओके, बिकॉज दे आर स्टिल रिकवरिंग द बॉडीज। आगे बढ़ते हैं। इजराइल का जो ये अटैक था कल गाजा के ऊपर, कहते हैं इतना जबरदस्त था कि इट हैज क्रिएटेड क्रेटर्स और 3 जगह क्रेटर्स क्रिएट हुए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं व्हाट इज द फोर्स बाय विच इजराइल इज रिटेलिएटिंग एंड व्हाट गाजा पीपल से इट इज किलिंग द इनोसेंट पीपल। ओके, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस। अब यहां देखेंगे हम राहुल स्पीच, यूएस स्पीच क्रिटिसाइजिंग आरएसएस ट्रिगर्स स्ट्रॉन्ग। राहुल गांधी आजकल यूएसए के दौरे पे स्पीचेस दे रहे हैं। एक स्पीच में वो क्रिटिसाइज करते हैं आरएसएस को। इट हैज क्रिएटेड ए स्टॉर्म इन इंडिया। बट आपके एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लुक एट द न्यूज को देखिए, स्टार्ट कैसे हो रही है। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी। तो जो पॉइंट आपने याद रखना है वो है अबाउट, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट लीडर ऑफ अपोजिशन। ये पोस्ट के बारे में, लीडर ऑफ अपोजिशन याद रखिएगा, दोनों हाउसेज में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों हाउसेज में देयर इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। एवोर जेनिंग्स डिस्क्राइब करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को एज ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर। अगला पॉइंट याद रखना, अगर आपसे सीधा पूछा गया हु हैज डिस्क्राइब्ड लीडर ऑफ अपोजिशन एज ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर, तो नाम है एवोर जेनिंग्स। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिस है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं कहा जाता। ओके, सो अगला पॉइंट पहला आप याद रखेंगे, इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। In fact, it is a statutory post. It is a statutory post. अगर आप यहां पर देखेंगे, there is an act जो यहां पर लिखा हुआ है, look at there, राज्यसभा were given statutory recognition in 1977. एक चीज याद रखना, पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट बनी 1969 में, लेकिन इस पोस्ट को मान्यता देने के लिए जो एक्ट बना, That act was formed in 1977. और वो एक्ट कौन सा था? Look at here. Salary and allowances of leaders of opposition in the Parliament Act 1977. अगर स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि ऑफिस ही 1977 में क्रिएट हुआ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें खाली एक्ट याद है, एक्ट की डेट याद है, उनके लिए क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, द ऑफिस वॉज क्रिएटेड इन 1969। ओके, आगे बढ़ेंगे। एक और चीज याद रखिएगा कि इसे कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया, यानी जो सैलरी कैबिनेट मिनिस्टर की होती है वही सैलरी प्रिविलेजेस लीडर ऑफ अपोजिशन के भी होते हैं, दोनों हाउसेज में होते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि 1/10 सीट्स होने चाहिए। मतलब अगर 543 सीट्स है लोकसभा में, तो 54.3 हो गया 1/10। दैट मीन्स 55 सीट से ऊपर जिस भी पार्टी के होंगे विच इज इन द अपोजिशन, उसका जो लीडर होगा उसे वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे। सेम गोज फॉर राज्यसभा 245। ओके, सो 25 सीट से ऊपर जिस भी बंदे के होंगे 1/10 वो बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। आपको एक और चीज बता दूं कि इंग्लैंड में सेम ऐसी एक पोस्ट होती है
वहां पर तो अपोजिशन में एक मिनिस्टर्स भी बनते हैं जिसे हम लोग कहते हैं शैडो कैबिनेट। याद रखिएगा, इंडिया में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। इंग्लैंड में क्या होता है, जो अपोजिशन वाले होते हैं वो लोग अपोजिट में एक कैबिनेट बनाते हैं। एक तो गवर्नमेंट है जो रूल कर रही है, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, उनके पैरेलल में देयर इज ए शैडो कैबिनेट जो अपोजिशन बनाती है। शैडो कैबिनेट भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर अपना व्यू देती है और वो पब्लिश होती है, ताकि जो लोग हैं, दोनों लोगों के हाथ में दोनों प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो ये काम कर रही है, अपोजिशन होती तो उसके मिनिस्टर ने ये किया होता। भले ही लागू वही होता है जो गवर्नमेंट चाह रही है, लेकिन देयर इज ए बैलेंसिंग पावर इज देयर, बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट इन इंडिया, बट यस देयर इज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। हिंदू के एक आर्टिकल में कुछ टाइम पहले द वर्ड वाज यूज्ड एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर। ओके, राहुल गांधी, तो आप कह सकते हैं, बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। ओके, सो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, लोकसभा राज्यसभा दोनों में होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जैसी सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस होती है, दिस वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट टाइम इन 1969, दिस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। ओके, यस, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द यूएसए इज नोन एज मिनॉरिटी लीडर। एक और वर्ड, शैडो कैबिनेट यूके एंड यूएसए में से कहते हैं मिनॉरिटी का लीडर, मिनॉरिटी लीडर। आगे बढ़ते हैं। यस, दिस वन, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर योर मेंस। जो लोग मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है मैं आपसे बता दूं। रिसेंटली वी मस्ट ऑल हैव सीन कि ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, उस पर एक फोटोग्राफ था जिसमें क्लेम था कि देयर आर क्रैक्स इन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन FIR बिकॉज दिस वॉज ए फेक न्यूज। ये एक फेक न्यूज थी। ओके, ये चीज याद रखिएगा। और कहते हैं कि वो एक पेज है रागा फॉर इंडिया जिसमें पब्लिश हुई थी, रागा फॉर इंडिया, एंड दिस हैज बीन डिलीटेड, दिस हैज बीन डिलीटेड। सो ये आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं एज फेक न्यूज में। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC notice to Jharkhand for neglecting pregnant women। रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस निकाला है झारखंड गवर्नमेंट को। एक्चुअली झारखंड का एक हॉस्पिटल है MGM हॉस्पिटल, यहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी जाते हैं एंड शी वाज अनअटेंडेड फॉर 27 आवर्स। अनअटेंडेड, कोई डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली बेबी की डेथ हो गई। इसी इंसिडेंट के लिए NHRC हैज इशूड नोटिस टू द झारखंड गवर्नमेंट। आपके एग्जाम में ये न्यूज़ तो डायरेक्टली पूछेंगे नहीं कि किस स्टेट में हुआ, किसकी डेथ हुई थी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ NHRC के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और सोचते हैं कि NHRC शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नहीं बेटा, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर ये NHRC बनी हुई है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। देर वर पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ 1991, जो कि दुनिया की फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप थी नेशनल इंस्टीट्यूशंस की फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पेरिस प्रिंसिपल्स कहते हैं उन्हें, 1991 के। इसी पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एंड इसी एक्ट पास होने के बाद स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज फॉर्म्ड। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। ओके, अब यहां पर भी एक चीज आप रखेंगे, याद रखेंगे आप कि इसका जो चेयरमैन होता है या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, हु हैज बीन, दैट मींस एक्स, नॉट द करंट, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, या कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु हैज रिटायर्ड।
ठीक है ना, हु हैज बीन, इस चीज को याद रखिएगा। सर्विंग नहीं लिखा है यहां पर, द वर्ड सर्विंग इज नॉट यूज्ड, हु हैज बीन यूज्ड। 5 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स में से एक मेंबर या तो अभी जज होगा हु इज, या तो जज रहे होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक मेंबर होगा जो या तो अभी है या तो कभी थे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 3 मेंबर होंगे जिन्हें 3 मेंबर्स होंगे जिन्हें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इन द मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, और इस 3 मेंबर्स में से एक मेंबर होगा वुमेन। इसमें 7 डीम्ड मेंबर्स भी होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। याद रखना, देयर इज नो नेशनल कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। देयर इज ए चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये एनएचआरसी का पूरा सेटअप है। जो चीज़ आपको याद रखनी है, एंड मेरे से भी यकीन मानिए पहले एग्जाम में जब मैं दे रहा था, सो मेरे से भी जो चीज़ गलत हुई थी वो यही वाली थी। सो मेरे को लगा कि एनएचआरसी शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एकदम से एग्जाम में ब्लैकआउट हो गया। एंड मैं भी तकरीबन आप यही समझ सकते हैं कि मैं आईएएस एंट्री रील्स से ज़्यादा प्रभावित होकर पेपर दिया था, रिवीजन कम किया था। इसीलिए मेरे को याद है जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो आई मिस दिस क्वेश्चन। ओके, सो जब भी मैं पढ़ाता हूँ, दैट्स व्हाई देयर इज अ स्माइल ऑन माय फेस। चेयरपर्सन्स मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ याद रखिएगा, चेयरपर्सन और ये वाले 5 मेंबर्स जो परमानेंट है, चेयरपर्सन, चेयरमैन, ये 5 मेंबर्स, बाकी जो 7 है वो तो डीम्ड है, बाकी जो 7 है वो तो डीम्ड है, ठीक है ना, वो तो 7 तो डीम्ड है, वो तो ऑटोमेटिक है, वो जो भी कोई होगा ऑटोमेटिकली वो मेंबर, दोज 7 जो ये हम देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डीम्ड मेंबर्स, ये ऑटोमेटिक है। सो चेयरमैन और ये मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका नाम प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ने किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यहां देखिए, ये देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों लोकसभा और राज्यसभा में, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, याद रखिएगा चेयरमैन नहीं है, डिप्टी चेयरमैन। इनकी टर्म 3 ईयर्स होती है और टिल दे अचीव द 70 ईयर्स, या तो 3 साल या तो टिल दे अचीव द 70 ईयर्स ऑफ एज। इनको रिमूव किया जा सकता है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस से, या तो रिजाइन दे सकते हैं कभी भी, बट दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। और 2 ग्राउंड्स देखिएगा, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब आप मेरे को बताएंगे और कौन सा पर्सन है जो रिमूव हो सकता है बाय द सेम ग्राउंड्स, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, बताइएगा मेरे को। देन अनदर न्यूज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पढ़ते कैसे। न्यूज़पेपर पढ़ने का सही तरीका यही है कि जहां पर भी कोई बॉडी वगैरह दिखे, बस बेटा उस बॉडी को पूरे का पूरा देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। MP cabinet raises MSP for soybean to send proposal to the union government for approval. मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सोयाबीन के किसानों के लिए बढ़ाने की मांग की। उन्होंने तो दे हैव पास्ड द ऑर्डर एंड इट हैज बीन सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां देखें। 1966-67 में पहली बार MSP इंट्रोड्यूस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। MSP में मिनिमम सपोर्ट तो आपको मिल ही जाएगी, मार्केट रेट जो मर्जी है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दी जाती है। इसमें स्पेशली कैलकुलेट किया जाता है कि उगाने का, लेबर का और बाकी जो खर्चे हैं वो कितने आए होंगे, क्योंकि हमारी एक वास्ट पॉपुलेशन
प्राइमरी सेक्टर से इन्वॉल्व है तो उन्हें एक फिक्स इनकम मिलनी चाहिए और अपनी जो उनकी प्रोड्यूस है उसकी सही एक कीमत मिलनी चाहिए। इसीलिए एमएसपी इंट्रोड्यूस हुआ था 1966-67 में। 23 क्रॉप्स के लिए करंटली एमएसपी दिया जाता है। इन 23 क्रॉप्स में 7 सीरियल्स हैं, बाजरा, वीट, मेज, पैडी, बार्ले, रागी और ज्वार। 5 पल्सेस है, तुर, चना, मसूर, उड़द और मूंगी। 7 ऑयल सीड्स हैं, सनफ्लावर, मस्टर्ड, निगर सीड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम एंड सनफ्लावर। ओके, और यहां पर आप एक चीज देखेंगे, 4 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, रॉ जूट, कॉटन, कोपरा एंड शुगर केन। तो ये 23 वो क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी दिया जाता है। क्लियर? तो सोयाबीन के लिए भी एमएसपी दिया जाता है। जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है, सोइंग सीजन हमारे, चाहे रबी हो या खरीफ हो, उससे पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस कर देती है। एमएसपी कितना मिलेगा किस क्रॉप के लिए, इसके लिए एक स्टडीज होती है, एंड द स्टडीज आर कंडक्टेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, याद रखिएगा। ये CACP मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ अटैच्ड है। तो ये लोग, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सारी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट वगैरह को स्टडी करते, तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि एमएसपी कौन डिसाइड करता है? CACP किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। क्लियर? आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। मेरे को जरूर कमेंट करके बता दिया करें हाउ यू आर फाइंडिंग द सेशंस। इट वुड रियली हेल्प मी to improve and it will really motivate me. Okay, next news देखेंगे आप। Turning the tide, Odisha's tribal students quietly gain admission to leading medical colleges. तो सर आप बोलेंगे कि सर ये तो आम खबर है, इसमें हमारे काम की चीज क्या है? आपके काम की चीज है ट्राइब का नाम। ये बच्चे का फोटो है, ही इज फ्रॉम ए ट्राइबल बैकग्राउंड and he has secured admission in a medical college. यहां पर इनके ट्राइब का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए, नाम है इनका कलाकार प्रधान एंड दिस इज द ट्राइब, कान ट्राइब, KANDH, कान ट्राइब। तो आपसे कभी पूछा जाए कान ट्राइब, तो यू मस्ट नो ओडिशा, यू हैव सीन दिस इन द आर्टिकल। ओके, एंड इसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मुश्किलें कहां आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने में। तो एक यहां पर एक हेडिंग लिखी, अगर आप देखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। क्योंकि ऐसा है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट इनकी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। एक इस चीज को आप अपने मेंस में हाईलाइट करेंगे। दूसरी चीज है कि एक्सेस टू इंटरनेट कम है, क्योंकि ये इन्होंने लिखा हुआ आर्टिकल में इन्हें 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। तीसरी चीज जो आप यहां पर लिखेंगे, उनका कहना यह कि जो रिसोर्सेज हैं दोज आर नॉट प्रोवाइडेड, नॉट अवेलेबल इन द विलेज। तो ये 3 चीजें भी आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर गवर्नेंस में कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हेमा कमेटी, हेमा पैनल, वापस से रिपोर्ट, हेमा रिपोर्ट, वापस से न्यूज में। मैंने आपसे, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस DNA ऑल्सो, एक हमारे एजुकेटर ने सेपरेट वीडियो भी बनाई है। सो हेमा कमेटी की रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ एक्ट्रेसेस वर्किंग इन द मलयालम इंडस्ट्री, अभी भी उस पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही है एंड एक हिसाब से उसे दबाया जा रहा है। सो हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द केरला गवर्नमेंट कि आप इतना ज्यादा लिथार्जिक बिहेवियर ना अपनाएं, एक्ट ऑन इट। सो केरला हाई कोर्ट की यही न्यूज, this the same thing is in the news. ओके, सो इवन ये भी याद रखिएगा
कि ये किस पे थी, बैकग्राउंड क्या था, वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, यू कैन सी इट। अब 2 दिन पहले मेरा डीएनए था, मैंने आपसे बताया था कि इंडिया is being seen as one of the best mediators to resolve the Russia-Ukraine dispute. मैंने आपसे कहा था काफी सारे ग्लोबल पावर्स, इवन द यूक्रेन हैज इटसेल्फ सेड कि अगर कोई हमारे बीच में मीडिएटर बेस्ट रह सकता है, इट इज इंडिया बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। फिर इटली ने भी इसको सेकंड किया। लास्ट नाइट देयर वाज इन जर्मनी, हमारे अगर हम देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वाज देयर, सेम वापस से टॉपिक उठाया गया। कुड इंडिया प्ले a vital role in resolving a major world issue right now, रशिया यूक्रेन का? कर तो सकता है, अगर सब कह रहे हैं तो कर तो सकता है। इसी वीक में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, ही इज ऑल्सो विजिटिंग द मॉस्को। तो सेम क्वेश्चन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इट वाज आस्क्ड टू द जयशंकर सर। तो जयशंकर ने कहा कि हमारे पास 4 पॉइंट प्रिंसिपल है, 4 पॉइंट प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा, दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली कि 4 पॉइंट प्रिंसिपल वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट डील्स विद। So according to our external affairs minister S. Jaishankar, there is a 4-point principle जो इंडिया यूज कर सकता है in resolving the dispute between Russia and Ukraine. इस 4-point प्रिंसिपल में आता क्या क्या है, यहां देखेंगे आप। क्लियर? That Russia must be at the table for successful peace process. Okay. No solutions to the war on the battlefield. Okay. A third thing is there कि इन्होंने जो कही, India is concerned and engaged trying to find a way to solve the conflict, and this should be a time of peace. This is what Jaishankar has said about the 4 principles. Pehla, peace. This is the time, right time for peace. Second, war is not the solution. Third, Russia should be on the table. Russia should accept कि जो इंडिया अकॉर्ड बना रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, we are ready for that. And दूसरा कि India is always concerned and is continuously engaging to resolve the disputes. So this is what Jaishankar said. एक क्वेश्चन पूछा गया था, द हिंदू के ही एक एडिटर ने क्वेश्चन पूछा था। देन NIA चार्जशीट्स CEO of Longshan in साइबर फ्रॉड केस। लोंगशेंग एक आपको पता है लाओस की कंपनी है। साइबर फ्रॉड्स में देयर हैज बीन एन FIR रजिस्टर्ड बाय देम। हुआ ऐसा कि ये लोग इंटरनेट के थ्रू कुछ बंदों की हायरिंग करते थे, ऑफर लेटर उन्हें व्हाट्सएप पे भेजते थे। व्हेन इंडियंस यूज्ड टू, जैसे वो रीच करते थे लाओस में, तो उनसे क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड कराए जाते थे। दे वर इवन गिवन इलेक्ट्रिक्यूटेड एंड दे वर बीटन अगर वो लोग मना करते काम करने से। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस लोंगशेंग। अनदर न्यूज, टॉप US डिप्लोमेट डोनाल्ड लू टू विजिट इंडिया बांग्लादेश। एक्चुअली इंडिया एंड USA का एक इनिशिएटिव है जिसे कहते हैं 2+2, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, USA के फॉरेन सेक्रेटरी, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और USA के डिफेंस सेक्रेटरी 1-on-1 मीटिंग करते हैं। इसे कहते हैं 2+2। सो इसी के लिए ये इंडिया आए हुए हैं। ओके, इस इनिशिएटिव के बारे में एक बार पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट पोर्टल्स के ऊपर हमने देखा है रिसेंटली, चाहे UPSC हो, स्टेट PSCs हो, क्वेश्चंस बड़े पूछ रहे हैं।
सो न्यूज थी कि न्यू पोर्टल प्रोवाइड्स टेक्निकल टर्म्स इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। जो टेक्निकल टर्म्स होती है इंग्लिश की, उन्हें 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किए जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। एंड जो पोर्टल है इट इज shubd.education.gov.in। तो आप नाम याद रखेंगे, शब्द पोर्टल क्या करता है, टेक्निकल टर्म्स को 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करता है। उसके बाद दिस वन न्यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वॉचडॉग लाइकली टू रिलीज रिपोर्ट ऑन इंडियाज म्यूचुअल एवेल्युएशन इन नेक्स्ट वीक। FATF की बात हो रही, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंडिया पे एक रिपोर्ट निकालने वाला है, इवेल्युएशन, इंडिया की इकोनॉमी की इवेल्युएशन करके एक रिपोर्ट लाने वाला है, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया को स्टडी करके। दिस इज बेसिकली द वॉचडॉग फॉर टेरर फंडिंग, हवाला, टेरर फंडिंग, ओके, उस सब को ये स्टडी करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में। FATF was found by G7, ग्रुप ऑफ 7, ओके। और अगर आपसे मनी लॉन्ड्रिंग इसके फंक्शंस पूछे जाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, वो सब ये स्टडी करता है और कंट्रीज को इन्हीं दो चीजों के टैकलिंग के ऊपर ये रैंक भी करता है, ओके। अनदर वन इज जो एक और क्वेश्चन इसका आ सकता है, हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। सो एक और होम मिनिस्टर का यहां पे स्टेटमेंट है, इंडिया में जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हमारे पास सामने दो बड़े इश्यूज आ रहे हैं। पहला है साइबर फ्रॉड्स। UPI बढ़ता जा रहा है तो साइबर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। साइबर टेरर, वी हैव ऑल्सो सीन टेलीग्राम ग्रुप्स, रिसेंटली न्यूज में भी थे, विच आर यूज्ड फॉर टेरर लिंक्स। तो इससे टैकल करने के लिए होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह has said that India will deploy 5,000 cyber commandos to tackle these threats। तो ये आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली पूछा गया तो आप बता भी सकते हैं व्हाट आर साइबर कमांडोज, ओके। फिर रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन द कंट्रीज रिसर्च इकोसिस्टम, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, लेकिन आपको इसमें समझना है कहां पर कहा। ये चीज ये है कि पहली मीटिंग हो रही थी कल, पहली मीटिंग हुई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। ये एक फंडिंग बॉडी है जो साइंस और इंजीनियरिंग के रिसर्च को फंड करेगी। क्या करेगी? फंड करेगी। जो अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है साइंस और इंजीनियरिंग में, सो ANRF उन्हें क्या करेगी? फंड करेगी। सो इट इज मेनली ए फंडिंग बॉडी। इसका आप याद रखेंगे 50,000 करोड़ का फंड है जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड करेगी। इसके 15 मेंबर गवर्निंग बोर्ड है एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है रमेश वाधवानी, वो भी इसके मेंबर है। सो कोई आपसे पूछे ANRF का फंक्शन क्या है, तो दिस इज द फंक्शन। कल इसकी पहली मीटिंग थी, रिमेंबर इट, ओके। यहां देखेंगे आप, UAE इंडिया टाइज आर रूटेड इन एफिनिटी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। हमने देखा है UAE के जो क्राउन प्रिंस है, ही इज इन इंडिया along with various trade deals। we are also seeing कि डील्स होंगी साइंस एंड टेक रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे। सो आपको ये भी पता होगा कि UAE में इंडिया के बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं, ओके। सो 2014 के बाद इंडिया और UAE एक दूसरे के वहां पर जो रिलेशंस है, इट इज इंप्रूविंग। 2014 तक इट वाज इन द
हम ऐसा कह सकते हैं कोल्ड बॉक्स 2014 के बाद एक विजिट्स हो रही है एंड रिलेशंस दिख भी रहे हैं कि दे आर इम्प्रूविंग, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स की वहां पे सेफ्टी हो, चाहे जो इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सब इंप्रूव हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। सो ये कुछ नंबर्स हैं जो आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं। पहला नंबर है वियतनाम स्टॉर्म में 87 पीपल की डेथ हो गई है। आपको पता है टाइफून यागी वॉज ए साइक्लोन जिसने वियतनाम को हिट किया। 87 पीपल हैव डाइड। पैलेस्टीनियन किल्ड इन गाजा स्ट्रिप। अक्टूबर 7 को जब इजराइल पर अटैक किया था हमास के कुछ टेररिस्ट ने, जिसमें काफ़ी लोगों को किडनैप भी किया गया था, उनके रिलीज को लेकर जो इशू है। सो 41,020 पीपल हैव डाइड सिंस देन इन गाजा। एंड थर्ड वन इज गूगल शॉपिंग एंटी ट्रस्ट शॉपिंग केस। इसे हम डिटेल में भी देखेंगे आज की वीडियो में, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ डेज इंटरनेट स्पेंडेड इज 5 एंड नंबर ऑफ CRPF पर्सनल्स डिप्लॉयड इज 2000 इन द मणिपुर राइट। ओके, सो ये कुछ नंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन ANI's डेफेमेशन सूट अगेंस्ट विकिपीडिया। ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ANI, उसने डेफेमेशन केस किया है विकिपीडिया के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। क्योंकि अगर आप विकिपीडिया का पेज देखेंगे तो उसमें ANI का पेज जो था वो एडिट हो गया था। ओके, इट वॉज एडिटेड। ओके, यहां पर ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो ANI को कहा गया था कि इट इज पेडलिंग द फेक न्यूज इन इंडिया। ANI बहुत ही रिस्पेक्टेबल न्यूज एजेंसी है, बट विकिपीडिया पेज में यही कहा गया था। इंडिया में देर आर 0.78 बिलियन या 78 करोड़ यूजर्स ऑन विकिपीडिया, तो भारी मात्रा में है। तो अगर विकिपीडिया ऐसे ही इंडिया के बॉडीज का या जो न्यूज ट्रस्ट है उनके बारे में फेक न्यूज पेडल कर रहा है तो इट इज कंसर्निंग। ओके, सो केस हैज बीन रजिस्टर्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट। पहले भी विकिपीडिया ने ऐसे फेक न्यूज पेडल की है, फेक इंफॉर्मेशन आई है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक था अंडरस्टैंडिंग ओवेरियन कैंसर इज कॉजेज सिम्टम्स एंड स्क्रीनिंग मेथड। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता होगा सितंबर जो मंथ है इट विल बी ए मंथ ऑफ ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस, ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ। ओके, सो रीड दिस आर्टिकल, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आज 9/11 है। वी सॉ कि 2000 एरा का सबसे बड़ा अटैक इट वॉज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक एंड दिस इज द आइकॉनिक पिक्चर ऑफ ए पर्सन फॉलिंग इन दैट अटैक। 9/11 अलकायदा का वो अटैक जिसने कहीं ना कहीं US की हेगमनी पे भी अटैक किया था। सो दिस हैज बीन रिमेंबर्ड इन टुडेज हिंदू। ये वाला आर्टिकल थोड़ा ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और इंडिया के आपके आंसर राइटिंग के लिए भी है। डीजल डिपेंडेंट ईस्ट तिमोर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन रिमेन स्लो। अगर आप एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के पास जाएंगे, देयर इज ए कंट्री कॉल्ड ईस्ट तिमोर, ये वाली, इसका कैपिटल दिल्ली है, कैपिटल। बेसिकली इट इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन, अब आइलैंड नेशन है तो ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा असर भी इसी पे पड़ेगा, लेकिन यहां पे डीजल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है एंड ये देखा गया कि इस ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी इज वेरी वेरी स्लो। तो दिस इज द रिपोर्ट अबाउट इट। लोकेशन देख लीजिएगा, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ईस्ट तिमोर, पापुआ न्यू गिनिया, ओके, इंडोनेशिया। पहले इंडोनेशिया के ही अंडर था।
China auto suppliers, EV makers flood major trade fair in Germany. This is not just a news, but ये हमारे लिए भी important है. Our government has launched Make in India. एंड हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स देखे गवर्नमेंट के जहां पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन को. लेकिन इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है दैट यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स, वेयर एज चाइना में देयर आर करंटली 900 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज. अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर, तो चाइना में तो पहले ही 900 प्लस कंपनीज बैठी हुई. लुक एट द साइज, मैन पावर, कंपेयर इट विद इंडिया जहां पर हैंडफुल है. और फ्यूचर ही जब ईवी है, सो क्या इंडिया आहिस्ता है थोड़ा सा? क्या इंडिया स्लो है? यस इट इज. कंपेयर टू चाइना आपके सामने. ओके, जर्मनी में ट्रेड फेयर था, चाइनीज कंपनी ने फ्लड कर दिया. ओके, यहां पे देखेंगे आप, साउथ एशिया कुड बूस्ट कोल ट्रेड एज चाइना नियर्स पीक. साउथ एशिया में अगर आप जाएंगे तो देयर आर टू कंट्रीज, वन इज वियतनाम एंड सेकेंड वन इज फिलीपींस. ये दो मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और दोनों का ट्रेड चाइना के साथ रिलेटेड टू कोल हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स. तो ये भी न्यूज है. इजराइल मिनिस्टर हिंट्स एट इंटरिम ट्रूस बट डज नॉट कमेंट एंडिंग वॉर. जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि दे आर एट नेगोशिएशंस, रेडी फॉर नेगोशिएशन. मे बी 2 से 3 वीक्स का या उससे ज्यादा का पॉज हो सकता है, पीस हो सकता है, जब तक जो किडनैप्ड लोग हैं उनको वापस लाया जाए. तो मे बी देयर इज ए सीज फायर. ओके, सो दिस इज नॉट सीज फायर. डिस्कस कर दिया. आई हैव ऑल्सो डिस्कस विद यू अटैक ऑन सीरिया एंड गाजा स्ट्रिप. मैंने इवन आपके साथ अक्टूबर के बाद जो इंसिडेंट हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई, डेथ वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड. सो रिसेंटली एक न्यूज आई कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को सेल किया है रशिया को. ईरान जिसके ऊपर प्रतिबंध है, ओपनली ट्रेड नहीं कर सकता काफी कंट्रीज के साथ. तो इसीलिए ये न्यूज है कि जर्मनी, फ्रांस, यूके स्लैम ईरान ओवर मिसाइल फॉर रशिया. बिकॉज आप हमें पता है कि रशिया इज एडवांसिंग टूवर्ड्स द यूक्रेन. और टेरिटरीज उसने ऑक्यूपाई कर ली है. मेरे 2 दिन के पहले वाले डीएनए में भी आपने देखा होगा. सो इट इज हेडिंग टूवर्ड्स द कीव. सो दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कंसर्निंग. मालदीव प्राइम मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर जाइब अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर. इंडिया और मालदीव के रिलेशन लाइट नाउ काफी ज्यादा लो पे थे. प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ लेते हैं और स्वेरिंग सेरेमनी में वो कॉल करते हैं मालदीवियन प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को. सो करंटली मालदीवियन प्रेसिडेंट और उनके कुछ उनके मिनिस्टर्स थे जिन्होंने जायब दी थी, जिन्होंने कुछ भला बुरा कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को. अर्लियर दे वर प्रोटेक्टेड, पर जैसे ही इलेक्शन हुई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टुक द ओथ, उनको भी बुलाया गया. नाउ थिंग्स आर टर्निंग. कैसे टर्निंग? मालदीव मिनिस्टर रिजाइन, उन्हें बोला गया कि आप रिजाइन कर दें. बिकॉज मालदीव की जो इकोनॉमी है, जिसे हम लोग कह रहे थे कि इट इज ए टूरिज्म बेस्ड, एंड इंडिया से काफी सारा टूरिस्ट वहां जाता है. ऑफकोर्स सबसे ज्यादा चाइना से जाता है, इसलिए वो चाइना को ज्यादा फेवर कर रहे थे, बट इंडिया से भी बहुत ज्यादा जाता है. एंड देयर इज एन इंडियन सेंटिमेंट देयर. सो दिस इज अनदर इवेंट. यस, ये आप थोड़ा सा, मैं आपसे कहा था कि हम लोग एक फोटोग्राफ भी देखा करेंगे. तो आज का फोटोग्राफ ये है. बेसिकली दिस इज चपादा डॉस नेशनल पार्क इन ब्राजील. वहां पर देयर इज ए फायर, फॉरेस्ट फायर, उसका फोटोग्राफ है. रिमेंबर द नेम ऑफ द नेशनल पार्क, और कंट्री याद रखिएगा ब्राजील में. स्पेस एक्स ने लॉन्च किया ऑल सिविलियन क्रू फॉर फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक.
दिस इज लिंक्ड विद द स्पेस टूरिज्म। क्या खाली एस्ट्रोनॉट्स वगैरह भी जो ट्रेंड होते हैं, क्या वही स्पेस में जा पाएंगे? कभी हमारे जैसे लोग भी प्राइवेटली जा पाएंगे? मेरे को बताइए, फर्स्ट प्राइवेट पर्सन इन द स्पेस, उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूं। सो बेसिकली स्पेस टूरिज्म इवॉल्व होगा आने वाले टाइम में, एंड स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है एक मिशन जिसे हम कहते हैं, इस मिशन का नाम याद रखिएगा, पोलारिस डॉन मिशन। बेसिकली इसमें नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा फॉर द स्पेस वॉक। तो याद रखिएगा, पोलारिस डॉन मिशन किसका है? स्पेस एक्स का है। एम क्या है? प्राइवेट लोगों को स्पेस में ले जाना। जर्मनी विद आई ऑन इंडो पैसिफिक, जर्मनी सीक्स ग्रेटर डिफेंस टाइज विद इंडिया। जर्मनी डिफेंस में दुनिया में काफी आगे है, पर इंडिया में उसका रोल कम है, बिजनेस कम है। रशिया से हम लोग सबसे ज्यादा डिफेंस का सामान लेते हैं, उसके बाद फ्रांस से, फिर यूएसए से, फिर इजराइल से, फिर साउथ कोरिया से। तो टॉप 5 में अगर आप देखेंगे, देयर इज नो जर्मनी है ही नहीं। जबकि दुनिया में काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर जर्मनी इज द टॉप एक्सपोर्टर। सो अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं वहां पर, सो जर्मनी, क्योंकि रशिया का खुद इस टाइम पे एक वॉर में इन्वॉल्व है, तो जो डिमांड है इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स की, उसे जर्मनी फिल करके टॉप चार्ट में आना जाएगा। सो दिस इज व्हाट दिस न्यूज मीन्स। ओके, सो दिस सीरिया अटैक मैंने डिस्कस कर लिया है। इजराइल इज हियर, ये गाजा है, दिस इज वेस्ट बैंक, दिस इज सीरिया जहां पर अटैक हुआ है। डिस्कस हमने पहली न्यूज में कर लिया था इसे। ओके, सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे। हाउ यू आर फाइंडिंग माय DNA एनालिसिस लेक्चर्स एंड अदर लेक्चर्स, प्लीज कमेंट्स में बताइए, मेरी टीम को भी अच्छा लगेगा। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस, हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच गाइस।